Good morning, friends. Today's session we are going to cover investment for beginners. एक beginners who are very much new for investments and everything, उसको पता नहीं है इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आज का सेशन हम पूरा उन्हीं को डिवोट करते हैं. Why for beginners? Beginners के लिए हमको ये सेशन रखने के पीछे हमारा सबसे बड़ा इंटेंशन ये था कि इंडिया में everybody is talking about youth India. What's the meaning of youth India? And what are the strategies which a youth can follow to make these investments more lively and good risk appetite. Guys, last session में हमने बात करी थी there is a difference between saving and investments. You can save your money, but saving कैसे investment में convert की जा सकती है so that in long term we will get the good returns. ये भी एक बहुत important बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए. For a beginners, I can say at present आपके पास में either you are a newly married couple होंगे या आप single person होंगे who has a good सैलरी पैकेज आपका बहुत अच्छा होगा, आपकी इनकम अच्छी होगी, बट या एक्सपेंसेस अच्छे होंगे. बट आई कैन से गोल्स बहुत नियर टर्म में कोई नहीं होगा. आपके गोल्स नियर टर्म में नहीं होने का मतलब आपके रिटायरमेंट में भी 25-30 ईयर्स आराम से पोजीशन होगी. साइमल्टेनियसली डॉटर्स मैरिज और सन मैरिज और अ चाइल्ड प्लान, कोई भी अगर हम गोल भी पकड़ते तो सब गोल कहीं ना कहीं 7 और 8 ईयर्स के बाद में होंगे. तो हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है जिसमें हमारी सेविंग को मल्टीपल करके बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के थ्रू we can make it a good investment portfolio. So for a youth or a young people or a beginners, आपके लिए इन्वेस्टमेंट में अगर मेरे को सबसे पहला कोई टूल ख्याल में आता है तो आता है हमारे पास एक लॉन्ग टर्म पीरियड है where we can park our money. गाइस, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, सेविंग एंड स्प्लर्जिंग बोथ गिव द सेम बेनिफिट्स. आपको पैसे उड़ाने में भी उतना ही मजा आएगा और पैसे को सेव करने में भी उतना ही मजा आएगा. तो सेविंग एंड स्प्लर्जिंग बोथ आर द गुड थिंग्स, ओनली द ऑर्डर चेंज. So अभी अगर मैं सेविंग करूंगा तो my splurging will be good after retirement or I can say after some time 10 or 15 years. But if I splurge my money today, then it will be very difficult in for the purpose of retirement. तो मेरा सजेशन आप सबसे ये है कि आप बहुत अच्छे से खर्चा करें बट साइमल्टेनियसली सेविंग्स पे भी बहुत ध्यान दें. एट प्रेजेंट आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्लस या माइनसेस करने की जरूरत नहीं है. आपके पास एक अच्छी सैलरी आ रही है, आपके पास कोई गोल्स नहीं है, आपके होटल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते होंगे, पब्स एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते होंगे. इफ यू आर न्यूली मैरिड तो मैं बता सकता हूँ कि आपके खुद के बहुत सारे ड्रीम्स या विशेष होगी जिसमें आप चाहेंगे कि मैं मेरी वाइफ को एक बहुत अच्छी होटल में लेके जाऊं. वी शुड प्लान फॉर अ गुड फॉरेन ट्रेवल और समथिंग लाइक दैट. बट अगेन गाइस, माय क्वेश्चन रिमेन सेम कि हाउ मच फॉर इन्वेस्टमेंट्स. सो आई थिंक आपको सेविंग में से जितना भी आप अर्न कर रहे हैं उसमें से पहले एक सेविंग पार्ट सेट असाइड कर लीजिए. रिमेनिंग पार्ट यू कैन एक्सपेंस व्हाटएवर यू विश टू डू इट. बट सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके केस में सेविंग का एपेटाइट बहुत बड़ा आएगा. आप जस्ट अंडरस्टैंड आफ्टर मैरिज, आफ्टर द किड्स एंड एवरीथिंग, इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेव द मनी इवन, बिकॉज तब आपके पास बच्चों की स्कूल की फीस होगी, आपके पास एक हाउसिंग लोन होगा जिसपे ईएमआई वगैरह जारी होगी, तो आपके पास सेविंग के लिए बहुत कम पैसे बचेंगे. बट एट प्रेजेंट यू डोंट हैव एनी बिग गोल्स टू डू दैट. तो मेरा सजेशन ये है कि सेविंग पे बहुत फोकस कीजिए. बी डिसिप्लिन फॉर योर सेविंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. जितना डिसिप्लिन आप एक्सपेंसेस में उतना ही डिसिप्लिन आपको सेविंग में होना पड़ेगा. एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे यू वांट टू गो इनटू आउटिंग और सब पब्स. द सेम थिंग एवरी वीकेंड और एवरी मंथ यू हैव टू प्लान समथिंग फॉर योर सेविंग आल्सो. अब हम बात करते हैं सेविंग करने के लिए. दैट्स वेरी क्रूशियल टू डू सेविंग. बट हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट. अब हम सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करें सो दैट वी गेट द बिग रिटर्न्स इन दैट. तो माय क्वेश्चन इज, माय आंसर इज वेरी सिंपल इन दैट गाइस. हमारे पास एक लॉन्ग टर्म पीरियड है तो we can take equity exposure. Now what's the meaning of equity exposure? I don't suggest you to go directly into equity. Start with a good mutual fund SIP. Equity SIP is a very good tool to make a big corpus in a long term. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने 1000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, पर मंथ 1000 रुपए निकालना आज की तक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इफ यू आर ए स्मोकर, इवन यू कैन स्पेंड दैट मच अमाउंट फॉर योर स्मोकिंग एंड समथिंग लाइक दैट. 1000 रुपीज पर मंथ. If I am with the age of 25 years, मेरा रिटायरमेंट 60 पे है. 35 years तक अगर मैं 1000 रुपीज पर मंथ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है 4,28,000. 4,28,000 मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया. उसके सामने अगर मैं 12% की भी CAGR ग्रोथ पकड़ता हूँ, जो आज की तारीख में अगर मैं कोई भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड पकड़ता हूँ कंपेयर करने के लिए, इफ आई इन्वेस्ट इनटू एनी इक्विटी म्यूचुअल फंड थ्रू एसआईपी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5-7 years, then my CAGR or my annualized return will be somewhere around 15 or 17%. बट यहाँ पे अगर मैं 12% का भी CAGR पकड़ता हूँ तो कैन यू बिलीव 4,28,000 जो हमने 1000 रुपए 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट किया था,
for 35 years. It will become 64 lakhs. Guys, बहुत बड़ा amount होता है 64 lakhs with an investment of only 1000 rupees. So 4,28,000 becomes 64 lakhs. So in a starting year, you have a good risk appetite. Start with a good equity SIP. Equity mutual fund क्या होता है? Equity mutual fund is a mutual fund in which your money will be invested into equity market. But we should not worry about equity market कि equity market गिर जाएगा, बढ़ जाएगा. We are not here to time the market. What's the mean of time the market? हमको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि अभी मार्केट अप है तो अभी मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मार्केट थोड़ा डाउन आ जाएगा तब मेरे को इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए. नहीं गाइस, don't time the market. You cannot. Even in this world, I will not say any person who can time the market will be the millionaire or richest person in the world. But ऐसा कुछ होता नहीं है. आप आज से इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कीजिए. म्यूचुअल फंड एक बहुत सिंपल टूल है जिसके थ्रू आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं. फंड मैनेजर जो आपके फंड को मैनेज करता है उसको फंड मैनेजर बोला जाता है. फंड मैनेजर आप जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे मनी कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उनको गुड म्यूचुअल फंड्स और गुड इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है. तो वो सामने बहुत अच्छी इक्विटी की देखता है. इट मे बी टीसीएस, इट मे बी इंफोसिस, इट मे बी टॉप 100 कंपनीज इन द इंडिया और मे बी इन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज. वो उनमें इन्वेस्ट करता है और उसे जो भी रिटर्न आता है, रिटर्न विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू आइदर थ्रू डिविडेंड, और अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो आपकी प्राइस बढ़ती जाती है लाइक दैट. तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हाट्स द मीन ऑफ एसआईपी? एसआईपी इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन टूल टू इन्वेस्ट योर मनी. आप में से अगर कोई सैलरी पे होगा तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से एसआईपी पीएफ से आपका पैसा कटता है. तो आप कभी भी प्रोविडेंट फंड को कंसिडर नहीं करते हो फॉर योर इनहैंड सैलरी. आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी में से आपने कुछ अमाउंट आपका पीएफ में निकल जाता है, कुछ टीडीएस वगैरह में चला जाता है और आपके हाथ में कुछ इनहैंड आता है. सेम थिंग आपके साथ एसआईपी में होता है जिसमें एवरी मंथ आपकी जो आप एक डेट उसमें टिक करेंगे, जो डेट आप मेंशन करेंगे उस डेट पे आपके अकाउंट से, आपके बैंक से उतना अमाउंट कट जाएगा. वो अमाउंट कट जाएगा, वो अमाउंट कहाँ जाएगा? वो अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है. तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि वो पैसा आपके हाथ में आए ही, आपके हाथ में पैसा नहीं आया तो आप खर्चा भी कम करेंगे. गाइस, स्टार्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट. डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इक्विटी के लिए बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी डिसिप्लिन. डोंट टाइम द मार्केट कि आज मार्केट कम है तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ, मार्केट ज्यादा है तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ, मोर पैसा ला लेता हूँ. आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बहुत पेशेंसफुली वर्क करना पड़ेगा. इन केस ऑफ इक्विटी एसआईपी आप बहुत सारी अच्छी अच्छी इक्विटीज एसआईपी जिसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई विल ट्राई फ्रॉम माय आईटी टीम की वो आपको लिस्ट भी दे देगी व्हाट आर द गुड एसआईपीज. ऑन दैट मैनर यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट. बट आज से वो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए. आप जितनी जल्दी वो हैबिट्स आपके अंदर क्रिएट करेंगे इट विल बी गुड फॉर यू. स्टार्ट विद 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और एटलीस्ट आई कैन से whatever is your enhanced salary उसका 20% अमाउंट शुड स्टार्ट विद एन गुड इक्विटी एसआईपी. सो दैट मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आफ्टर मैरिज जब आपके हाथ में एसआईपी के थ्रू एक फंड बन जाएगा उससे आप एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट में घर ले सकते हैं. बिकॉज मेरे को ये भी पता है कि रेंट आज की तारीख में बहुत मुश्किल है. रेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है. मैं चाह रहा हूँ उसको आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कराना. तो अभी जो आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे 5 और 10 ईयर्स के बाद में, 5 ईयर्स के बाद में टेक एन एग्जांपल, और 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के बाद में वो जितना भी मेरा कॉर्पस क्रिएट होगा वो मेरे को, अगर मेरे को एक रियल एस्टेट बढ़ा, मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे लिए ऐसे मार्जिन मनी काम आ जाएगा. कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा. टेक एन एग्जांपल कि मैंने 30,000 या 40,000 या 20,000 रुपीज से एक एसआईपी स्टार्ट की. मैं जो भी एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ 5 और 10 ईयर्स के बाद में एक बहुत अच्छी मार्जिन मनी मेरे पास इकट्ठी हो जाती है. उस मार्जिन मनी को लेते हुए मैंने 80-85% का बैंक लोन उठाते हुए मैंने एक रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट कर दिया. अब अभी जो मेरा पैसा एसआईपी में जा रहा था, आई विल स्टॉप माय एसआईपी और वो अमाउंट मेरा ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट आई एम डूइंग गाइस, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बना रहा हूँ, एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ. वेल्थ क्या हुई? मेरी वेल्थ हुई एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट. जो पब्लिक 10 या 15 साल के बाद में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचती है कि इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा, आपके पास एक बहुत अच्छी मार्जिन मनी थ्रू एसआईपी कलेक्ट हो जाएगी. आप वो मार्जिन मनी पे कीजिए और इंस्टीड ऑफ पेइंग रेंट, जिससे आपको अभी इन रिटर्न कुछ भी नहीं आने वाला है, उसकी जगह आपका क्या स्टार्ट हो जाएगी? आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी. तो आई कैन से इन द नेक्स्ट 10 और 12 ईयर्स यू विल हैव अ लोन फ्री वन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी विद यू. इक्विटी एसआईपी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जिसकी हमने बात करी. वन मोर थिंग, सॉरी, वेयर आई वांट टू गिव or I want to take some attention of yours, that is term plan. In the beginners here, I can say you have a very less goal. अगर आप recently married हैं और कोई kids वगैरह अभी तक प्लान नहीं है, but near 2 or 3 years में आप एक kid प्लान करने वाले हैं. Guys, I will tell you, जब तक आप अकेले रहते हैं, you don't have any responsibility. But once you have a family, once you are married, then you have some responsibility also. वो responsibility ऐसी है कि मेरी आज income इतनी बड़ी नहीं है. I can be very much comfort about my wife's retirement. Suppose if anything happens to me, what about my wife? What about my kids? After 60, who will take care of them?
and not after 60. From today to till 60, who will take care of it? कल तक मैं अकेला था, there is no worry, कोई बड़ी problem नहीं. But if I am married or going to be married, the best part you can do is take a good term plan. Now term plan में you have two options. Term plan insurance में बहुत simple plan है. Term plan is a plan which covers you for your life. There is no return as such in that plan. So if something happens to you, either natural or accidental death, you will get the money. Or if something not happens to you, अगर आपको कुछ भी हुआ, you will not get anything. As simple as. But the beauty of term plan is that it is very very cheap in market. अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान सर्च करने जाएंगे, गूगल पे सिर्फ आप बेस्ट ऑनलाइन टर्म प्लान देखेंगे तो आपको अच्छे टर्म प्लान दिखेंगे. टर्म प्लान 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको 6 या 7,000 रेंज में मिल जाएगा. If you are with a age bracket of somewhere around 25 to 27, start taking a good term plan, guys. Of 1 crore or 2 crore depends on your human life value. How to calculate human life value? You can go to Financial Hospital website. वहां पे आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू की पूरी कैलकुलेशंस मिलेगी, जहां पे आपको सिर्फ थोड़े से आपके फिगर पुट करने हैं. आपने आपके फिगर पुट किए, ऑटोमेटिकली यू विल गेट हाउ मच इंश्योरेंस अमाउंट यू नीड टू टेक. अब आपके पास एक इंश्योरेंस अमाउंट आ गया, इतने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना, टेक अ गुड टर्म प्लान. बहुत चीप आएगा. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी प्रीमियम अमाउंट बढ़ता जाएगा. बट अगर आपने कोई आज की तारीख में 25 या 27 ऐसे 30 इयर्स में कोई एक अच्छा टर्म प्लान लिया है, तो ये टर्म प्लान की प्रीमियम विल रिमेन सेम अप टू 65 और 70 इयर्स. तो जितना जल्दी आप टर्म प्लान लेंगे उतनी आपकी प्रीमियम भी कम आएगी, प्रीमियम कम, एंड यू कैन मेक योरसेल्फ वेरी मच कवर्ड फॉर एनी अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर. तो अगर फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर करेगा. अब टर्म प्लान ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए? अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान भी ले रहे हैं तो थोड़ी कंपनी देख के लीजिएगा. सिर्फ प्राइस से उसको कैलकुलेट मत कीजिएगा कि इसकी प्राइस कम है तो मेरे को इसके साथ चले जाना चाहिए. टेक द कंपनी फंडामेंटल एंड एवरीथिंग. हम बहुत सी बार हमने सुना होगा कि देयर इज अ क्लेम रेशियो, कि हाउ मच क्लेम कंपनी ने पास किए. आउट ऑफ 100 किसी का 97% मिलेगा, किसी का 98% मिलेगा. दैट्स कॉल्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो. कितने क्लेम सेटलमेंट हुए. क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप चेक कीजिए. वो रेशियोज आपके लिए बहुत अच्छा है कि भाई ये क्लेम्स है. अगर इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. द क्वेश्चन इज नाउ कि मेरे को ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए या ऑफलाइन टर्म लेना चाहिए. मैं आपसे बोलूंगा ऑनलाइन टर्म प्लान जब लेना चाहिए, बिकॉज व्हेन क्लेम अराइजेस, क्लेम जब आएगा जब मैं यहाँ पे नहीं, इफ आई एम नॉट हियर देन समबडी शुड बी देयर हु कैन गो टू द कंपनी एंड क्लेम दिस फंड. अगर घर में कोई ऐसा नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं है जो जाके क्लेम कर सके, जो जाके क्लेम को निकाल सके, then I will suggest go with some good financial planner or a tax planner who can guide you, or some agents जो आपको एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान देंगे. But if something happens to you, they can go to the company, वहां से क्लेम्स वगैरह लेकर आपकी फैमिली को दे सकते हैं. तो एजेंट बहुत वाइजली चूज कीजिएगा, फाइनेंशियल प्लानर बहुत वाइजली चूज कीजिएगा. और अगर घर में कोई ऐसा है जो इस क्लेम के लिए आपका, बिकॉज आफ्टर यू ही कैन गो एंड टेक द क्लेम, देन आई थिंक ऑनलाइन टर्म प्लान इज आल्सो गुड. सो हमने ओवरऑल अगर मैं आपको समरी करूं इन चीजों की जिस पर हमने डिस्कस किया, तो समरी कुछ ऐसी रहेगी गाइस. आपके पास अभी बहुत बड़े कोई गोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है, 10 to 15 इयर्स का. टिल द टाइम आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं. तो सेविंग पे फोकस कीजिए. सेविंग को बहुत डिसिप्लिन चाहिएगा. आपकी सेविंग बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए. इतना अमाउंट एवरी मंथ अगर जाना है तो जाना है. इट हैज टू गो, व्हाटएवर मे बी द रीजन, व्हाटएवर मे बी द कंडीशंस, scenarios, conditions, responsibilities or problems every time arise. You cannot say I am very much happy nowadays. So guys, हमेशा सेविंग को एक बहुत डिसिप्लिन अप्रोच में रखिए. एवरी मंथ सम अमाउंट शुड गो इनटू सम सेविंग्स. सेविंग में आप पैसा रखिए. सेविंग से बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट. हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर सकते हैं. आपको एसआईपी अगर शुरू करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू फाइनेंशियल हॉस्पिटल आल्सो. साइमल्टेनियसली टेक अ गुड टर्म प्लान. आप जितना अच्छा एक टर्म प्लान लेंगे, इट्स गुड फॉर यू, सो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग. ठीक है, तो ये हमारा आज का है. डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एसआईपी और टर्म प्लान भी होना चाहिए. अभी बनना क्वेश्चन है जो हमसे पूछे गए हैं. Where is the question? Just give me a minute. Questions के ओके, हम सबसे पहले लेते हैं रोहन मेहता का क्वेश्चन. रोहन मेहता ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, कैन एनआरआईज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड? गुड मॉर्निंग रोहन. रोहन,
एनआरआईज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट यूएस एंड कैनेडियन सिटीजन, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू इंडियन म्यूचुअल फंड। अदरवाइज कहीं का भी बंदा हो, एनआरआई कैन आल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। यू हैव टू डू केवाईसी फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, गाइस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत इजी टू यूज है, आपको बहुत ज्यादा बड़ा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं आती है। इवन अब तो ई केवाईसी भी आ गया है, आपको सिर्फ एक बार केवाईसी करना पड़ता है। इफ यू आर एनआरआई तो आपकी केवाईसी एज एनआरआई होगी। एक बार केवाईसी होने के बाद ऑल द म्यूचुअल फंड across all these AMC you can start your mutual fund investment in that. So NRI can invest into mutual fund subject to you should not be a citizen of US or Canada. You can start your investment in mutual funds. Second question तुषार नाम से पूछा है, is ETFs a part of mutual fund? I am told that start with ETFs from my dad's agent. क्या ये सही है? Good morning तुषार। तुषार, ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं बोलूंगा ETF is also a part of mutual fund, हम इसको ले सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, इसका जो टैक्सेशन एक्सपेक्ट्स है, टैक्सेशन में एज अ डेट कन्वर्ट होगा, और डेट के अंदर आइदर यू नीड टू टेक इट फॉर 3 years, इसमें आपको फिर कुछ इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। बट माय सजेशन टू यू, टेक ए प्योर इक्विटी गुड म्यूचुअल फंड। इट मे बी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, इट मे बी मिड कैप म्यूचुअल फंड, इट मे बी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और अ वैरायटी ऑफ दैट, बट स्टार्ट डायरेक्टली इनटू म्यूचुअल फंड rather than going with ETF funds, because ETF के अंदर आपको टैक्सेशन का प्रॉब्लम आएगा। बट if you are going directly into some equity mutual fund, after a year it will be treated as a long-term capital gain, and long-term capital gain is exempt from the tax. So my suggestion to you is that if you want to start in a mutual fund, yes, ETF is a part of mutual fund, but you can go directly into mutual fund rather than taking some ETF funds. Next question is Om Prakash. Om Prakash is asking how different are mutual fund from other investment avenues. Om Prakash, मैं आपसे एक बात कहूंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसके थ्रू आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं बहुत सारे, और अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से ज्यादा अच्छा मैं इसको क्यों मानता हूं, बिकॉज आई एम ए नॉर्मल पर्सन, मेरे को पता नहीं है कि आई एम नॉट ए एक्सपर्ट इन इक्विटी, हाउ टू सेलेक्ट गुड इक्विटी फंड्स, और अगर मेरे को डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आई नीड टू चूज द कंपनी वेरी वाइजली, और मेरे को उसको बहुत तक रिव्यू करना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी, हाउ द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, मेरे को उस कंपनी में अगर पैसा डालना है तो 10 कंपनी हो 20 कंपनी हो, बट अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरे पास वहां पे जो मेरे को कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है वो एक्सपोजर समवेयर अराउंड 100 और 200 कंपनीज का होता है, जहां पे मेरी रिस्क बहुत तक डिरिस्क हो जाती है, रिस्क हैज हो जाती है, मेरे को सेक्टोरल रिस्क नहीं रहती। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क वाइज, एक्सपोजर हम ज्यादा ले सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, और रिस्क बहुत तक लेस हो जाती है, वो चाहे डेट म्यूचुअल फंड हो चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। और इक्विटी म्यूचुअल फंड, एज आई सेड, इफ योर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म फॉर 5 years 7 years और मोर देन दैट, इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बिकॉज हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत काम है, हमको जॉब पे भी जाना होता है, हमारे अदर सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, तो वी कैन नॉट ट्रैक आवर इन्वेस्टमेंट। तो एज पार्ट इन म्यूचुअल फंड somebody is there who can track your funds and everything, that is fund manager, जो आपके फंड को चेंज करता रहता है, कोई इक्विटी अगर अच्छी नहीं है तो उसको निकाल देगा, कोई नई बाय कर लेगा फंडामेंटल, तो वी हैव मोर ऑप्शंस इन दैट। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज मच बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन rather than other investment if you are new beginners or if you are a beginner, because we don't know much about the technicalities and fundamentals of equity. Next is Jenny. Jenny पूछती है, Jenny ने एक क्वेश्चन डाला है, being a first time investor in mutual fund, should I blindly invest in the scheme with the best track record? Jenny, good morning. Jenny, मैं तुमको बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, you should not go blindly into that. तुमको क्या करना पड़ेगा ना, not only see the schemes, स्कीम के साथ साथ में ये भी देखो who is the fund manager. फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, फंड मैनेजर 15 years के एक्सपीरियंस में है और वो 10 years का एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है, दूसरी उसकी स्कीम्स कितने अच्छे रिटर्न दे रही है। ओवरऑल अगर तुम म्यूचुअल फंड में, एक और बहुत अच्छी चीज है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। व्हेनेवर यू वांट टू सी कि इस म्यूचुअल फंड ने, सपोज एबीसी म्यूचुअल फंड ने कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो यू विल गेट द लिस्ट आल्सो कि दीज आर द सिक्योरिटीज, दीज आर द सेक्टर्स जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट है। तुम सेक्टर्स को ट्रैक कर सकती हो, तुम सिक्योरिटीज को ट्रैक कर सकती हो कि यहाँ पे पैसा लगा रखा है, फंड्स का रिटर्न कितना आ रहा है, फंड का एरियम साइज देखो कि एरियम कितना हो रहा है, जितना बड़ा फंड का एरियम होगा उतना ही एक्सपेंसेस रेशियो कम होगा, एक्सपेंसेस रेशियो कम होगा तो उसकी रिटर्न एपेटाइट बहुत अच्छी होगी। तो जेनी मेरे हिसाब से ब्लाइंडली जाने से बेटर है, यू शुड कंसीडर 3 or 4 थिंग्स इन दैट।
नाउ अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। Divya, is there is any specific tax benefit in mutual fund investment? Then I will say yes. If you are talking about equity mutual fund after a year, और मैं इसको year भी नहीं बोलूंगा, to go more precisely, after 12 months, your equity investment is tax free. आपको जो भी ग्रोथ उसमें आती है, it is a long term capital gain, and long term capital gain is exempt in the tax. But if I am talking about debt mutual fund के अंदर either you need to keep an investment for 3 years, that's called 36 months. अगर तुमने 36 मंथ तक के पैसा रखा है, then there is no problem as such. उसके बाद तुमको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यू विल गेट सम बेनिफिट इन दैट. बट अगर तुमने 3 ईयर से कम पीरियड में रखा है, गाइस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इट विल डायरेक्टली ऐड इन योर इनकम. सो अगर आप 20 या 30% के ब्रैकेट में, तो इसके ऊपर भी 20-30% टैक्स लगेगा. तो इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड मेरा सजेशन ये रहेगा, ऑलवेज टेक ऑप्शन रादर देन ग्रोथ, टेक ऑप्शन डिविडेंड और डिविडेंड आउट और reinvestment. So whatever dividend comes to your hand, it will be tax free. So in case of equity, growth is a good option because तुम आपको पैसा उसमें रखना है to nurture your money, to grow your money. But अगर debt mutual fund है, मेरी एडवाइस ये है कि आपको उसके अंदर डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेना चाहिए to make it more tax friendly. जेनी ने वापस एक क्वेश्चन डाला है, if I am first time investor, how much risk should I take? जेनी, मैं बोलूंगा कि if you are a first time investor also, then again risk depends on person to person. Might be possible with the same age of 25 or 27. कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको बहुत कम रिस्क लेनी होगी, बहुत पर्सन ऐसे होंगे who is ready to take big risk कि ठीक है, I don't have any problem in risk. तो रिस्क में बोलूंगा there are lots of parameters who decide how much risk you can take. बट अगर आपके गोल्स में कहीं ना कहीं 7 और 10 years हैं, आपके पास कोई नियर टर्म में गोल्स नहीं है, एंड इफ यू आर अ बैलेंस रिस्क एपेटाइट पर्सन जिसके पास एक रिस्क ले सकता है थोड़ी बहुत मार्केट में, आपको आपके टोटल पोर्टफोलियो में से 60 और 70% पोर्टफोलियो शुड बी इनटू इक्विटी. तो आप एक रिस्क ले रहे हो, बट व्हाटएवर रिस्क यू आर टेकिंग रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म. और जहां पे आप रिस्क को लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत तक रिस्क कम कर देते हो. तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, 60-70% मनी शुड गो इनटू इक्विटी मार्केट. एक चीज और आप समझने की कोशिश कीजिए, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी अ बिग गाइस. व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग, मेक श्योर आपके रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को ओवरलुक करे. अगर उसने कहीं इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया, तो इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में हमने पैसा डाल दिया, हमारा पैसा 7.5 और 8% से ग्रो हो रहा है. बट वही परसेंट में अगर आप 20 या 30% के ब्रैकेट में, एक्चुअली व्हाट यू आर गेटिंग ओनली 5.6% 6% रिटर्न. 5.6 और 6% का आपको रिटर्न आया और आप यू आर इन द वर्ल्ड वेयर 8% इज इन्फ्लेशन. So actually you are depreciating money with 2%. So don't depreciate your money. 100 rupees will become 106, 108 after a year, और आपका पैसा 100 will become 106 after a year. तो एक्चुअली आपने 2 रुपए से आपको डेप्रिशिएट कर दिया. तो आपको 100% कोई ऐसी ही एसेट क्लास चूज करनी पड़ेगी जो इन्फ्लेशन को बीट करे. इन टुडे सिनेरियो मेरे को रियल एस्टेट या इक्विटी ऐसी एसेट क्लास सकती है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है इन लॉन्ग रन. तो मेरे हिसाब से 60-70% मनी should be in equity part, or if you have a big money for that, and if your time investment time is more than 10 years, then real estate is also good investment where we can invest in. Anupul ने क्वेश्चन पूछा है, I have attended your last event, very good initiative sir. Thanks Anupul, thank you so much for that. My doubt is, as they say, it is better to start off with SIP, or can we go with full makeover of our investment which happens to be in FDs, PPF, etc. into mutual funds? Anupul, मैं बोलूंगा, if you have a big lump sum amount where you want to invest, I have let's say 5 lakhs, 2 lakhs or 1 lakh rupees, मैं एक साथ lump sum amount म्यूचुअल फंड में डालना चाह रहा हूँ. और if you are talking about return, आपके पास कुछ पैसा PPF में पड़ा हुआ, कुछ पैसा FDs में पड़ा हुआ, I will say PPF is a good investment. You should not touch your PPF because whatever interest you will get from PPF, it is tax free. That is big example, big, and I can say benefit for us. The second benefit, at present PPF rate is 8.1%. तो 8.1% टैक्स फ्री रिटर्न अगर आपको गवर्नमेंट दे देगी, I think you should stick with that. 1 lakh
50,000 की जो लिमिट है एवरी ईयर की फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, मेरे हिसाब से उस लिमिट को आप टच मत, उसको आप पूरी टच कीजिए, उसको पूरा बेनिफिट लीजिए। पीपीएफ इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टूल टू इन्वेस्ट। आप चाहे उसको 5,000 पर मंथ से स्टार्ट कीजिए, 10,000 पर मंथ से स्टार्ट कीजिए, बट थोड़ा सा पोर्टफोलियो पीपीएफ में रखिए। बट या इफ यू हैव समथिंग इन योर एफडीज अकाउंट, guys, I can say you should pre-mature your FD and put it into mutual fund. And if you don't want to go, अगर आपका टाइम होरिजन कहीं ना कहीं 5 to 7 years का है, you can start lump sum investment also in mutual fund. Sorry, but अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, तो you should go with some debt mutual fund, जिसमें आपको टैक्स फ्री कहीं ना कहीं 8 और 7 और 8% के आसपास रिटर्न आ जाए। But yeah, FD is not a good risk appetite. After tax, ये एक्चुअली आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको एफडी से पैसा निकाल के थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और थोड़ा अमाउंट डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कीजिए, थोड़ा अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में पार्क कीजिए। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, 70% अमाउंट शुड गो इनटू सम इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म। गाइस अगेन ध्यान रखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड इज फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ 5 or 7 years, एंड 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू डेट म्यूचुअल फंड, और पीपीएफ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट वेयर यू कैन इन्वेस्ट। जेनी ने पूछा है, हाउ डू आई चूज विच फंड्स गुड टू इन्वेस्ट इन। जेनी, आई कैन से यू कैन विजिट financialhospital.in वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर आप लिख सकती हैं, ask.financialhospital पे लिख सकती है, और सिंपली अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी, he suggests you lots of websites where you will get much insights in that. फंड को अच्छे से आप इनसाइट देखिए, उसके फंडामेंटल्स वगैरह चेक कीजिए, जैसा हमने डिस्कस किया था, हमको फंड मैनेजर देखना चाहिए, हमको 5 years 7 years के रिटर्न देखने चाहिए, फंड एक्चुअल में कहां पैसा लगा रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, वो सब चीजें चेक करके then we can take it. Or otherwise you can take a good advice from a financial hospital, financial planners, or some agents also. But Google पे अगर आप जाके टाइप करेंगे तो you will get lots of insight into that. वासुपाल ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, गुड मॉर्निंग वासु, can I switch from mutual funds scheme to another? How often can I do it? I will tell you, from one mutual fund scheme to another mutual fund scheme, Vasu, it's very easy to do it. I will say if it is in the same AC. Take an example कि आपने एक पैसा HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर लगा रखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपको उस पैसे को वहां से स्विच करना है HDFC डेट म्यूचुअल फंड में, तो इट्स वेरी इजी। आपको सिंपली सिर्फ एक फॉर्म फिल करके देना है, आप सिर्फ फॉर्म फिल करके जैसे उसको सबमिट करेंगे द सेम डे आपका अमाउंट इक्विटी HDFC इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्विच होकर HDFC डेट म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में चला जाएगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इजी टू डू इट आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। बट अगर आपकी एएमसी कहीं ना कहीं चेंज है, टेक एन एग्जांपल, आपको HDFC से पैसा निकाल के ICICI कोटक या किसी दूसरी एएमसी में डालना है, मेरे पास सपोज HDFC ग्रोथ प्लान में, HDFC ग्रोथ फंड में पैसा पड़ा हुआ है, नाउ मेरे को उस पैसे को वहां से निकाल के रिलायंस स्मॉल कैप फंड डालना है, मेरे को उस केस में क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस केस में पहले इसको रिडम्पशन कराना पड़ेगा। रिडम्पशन मींस यू आर सेलिंग, आपको HDFC सेल करना पड़ेगा, अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसके बाद आप अमाउंट को दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वन थिंग यू शुड बी टेक केयर अबाउट, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, मेक श्योर अगर इक्विटी है तो 1 ईयर के बाद में आप करें, सो दैट आपको टैक्सेशन में कम नहीं है, क्योंकि जहां पे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर हुआ इट विल इंपैक्ट योर टैक्स लायबिलिटी। अगर कहीं ना कहीं डेट म्यूचुअल फंड है, आइदर मार्केट फॉर 3 years, और अगर 3 years से कम टाइम है तो एक बार उसकी टैक्सेशन देखें बिफोर रिडीम्पशन और बिफोर स्विचिंग एनी फंड फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास। बट अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने पैसा HDFC ग्रोथ फंड में डाला हुआ है और HDFC ग्रोथ फंड इक्विटी एसेट क्लास है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसमें से मेरे को HDFC टॉप 100 में डालना है जो भी एक इक्विटी फंड है, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी, आपको रिडम्पशन वगैरह भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक स्विचिंग रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। तो जहां पे आप सेम एसेट क्लास में पैसा डालते हैं आपको टैक्सेशन का कम नहीं आएगा, बट जहां पे एसेट क्लास चेंज हो रही है, इक्विटी से डेट हो रहा है, इक्विटी से लिक्विड हो रहा है, डेट से इक्विटी हो रहा है, तब आपको टैक्सेशन का ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ गुड कंसिडरेशन ऑफ टैक्सेशन, देन यू शुड इन्वेस्ट और स्विच योर मनी, नॉट बिफोर दैट। Question is there is any specific tax benefit in mutual fund? I think we already covered, so there is no problem as such in that. Just we take 1 or 2 more questions in that, and उसके बाद में अगर आपके कुछ questions वगैरह रहते हैं, you can reach me directly through ask.financialhospital.in or via my mail ID, that is manish@financialhospital.in.
ask.financialhospital.in हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है. If you have any question relating to your income tax, relating to your investment, relating to your financial planning or something like that, you can anytime give your questions or thought to them. My tax expert team, my financial planner team will give you advice or give you answers with a very good and proper advice. I think within 24 hours they will able to give you. So I don't think so there is any much problem in that. So you can use this. तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, that is ask.financialhospital.in, or you can directly connect to me on a mail ID that is manish@financialhospital.in. Okay guys, thank you so much. Enjoy your weekend, but be careful about your savings and be disciplined for your investment, because जितना आप डिसिप्लिन होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट इतनी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट होगी आपका पर्पस उतना ही बढ़ेगा. Thank you so much. Thanks for giving time. Good luck. Bye bye.